मेरा नाम अनु है और मेरी उम्र 23 साल है। लो खाना खा लो। मैंने अपने भाई को देखते हुए उसके सामने खाना रखा। वह काम से अभी वापस लौटा था और नहाने धोने के बाद खाना खाने बैठ गया था। अभी मैं खाना देकर पलटी ही थी, तभी मेरे भाई ने एकटक सवालिया अंदाज में प्लेट में रखी रोटी और चटनी को देखकर कहा, सब्जी कहाँ है? ये चटनी के साथ रोटी खाऊं? मैंने गहरा सांस लिया और पलटकर हल्की आवाज़ में उससे कहा, भाई सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने और माँ ने भी चटनी के साथ ही रोटी खाई है, तू भी खा ले। और इतना कहकर मैं उसका जवाब सुने बिना पानी का जग लाकर उसके सामने रखा और फिर अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में चली गई। यह गरीबी भी बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी अच्छी की मत मार देती है और ज़िंदगी की सारी परेशानियां एक ही झटके में दिखा देती है। और ना सिर्फ दिखा देती है बल्कि बहुत कुछ सिखा भी देती है। मैंने अपने भाई से झूठ बोला था कि हमने चटनी के साथ रोटी खाई है, बल्कि सच तो यह था कि हमने रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि घर में आटा ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि घर पर पैसे ख़त्म हो जाते और मुझे अपने भाई के सामने रोटी के साथ चटनी रखनी पड़ती थी। और कभी कभी तो आटा नहीं होता था तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे और भाई को मैं रोटी दे दिया करती थी, क्योंकि वो रात को काम पर से वापस आता था। हमने रोटी नहीं खाई और रोटी बचा ली ताकि वह भाई को दी जा सके। कमरे में आकर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को देखा तो आकर उसके पैर दबाने लगी। मेरे पाँव दबाते ही वो मुझे सदा खुश रहने की दुआएं दी और नींद की गहरी वादी में उतरने लगी, जबकि मैं गहराई से अपनी और अपने घर की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी जो चल रही थी, बल्कि अब तो और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। और ज़िंदगी मुश्किल होने के साथ साथ मेरा सफ़र भी अब ख़त्म होता जा रहा था। मैं इन्हीं सोच में खोई हुई थी कि अचानक अपने भाई की आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ पर खड़ा वो मुझे ही देख रहा था। उसे शायद कुछ बात करनी थी, तभी वो यूं यहाँ आया था, वरना वो रात का खाना खाने के कुछ देर बाद सो जाता था। मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा ताकि माँ उठ न जाए, और फिर खुद धीरे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आई और कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वह अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकालने लगा और फिर वो चीज़ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे चेहरे पर उमंग के रंग चमक उठे, क्योंकि वो पैसे थे, 3,000 रुपये, जिससे हमारा एक हफ्ता तो आराम से निकल जाता। मैंने उससे कहा कि तुझे मजदूरी मिली है? मैंने नरमी से अपने भाई की पीठ थपथपा कर पूछा तो उसने सर हिला दिया और फिर कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे में आकर पैसे संभाल कर रखे और ख़ुद भी अपने पलंग पर सोने के लिए लेट गई। पैसे आ गए थे तो मेरी फ़िक्र भी कुछ ख़त्म हो गई थी, लेकिन यह सोच ज़रूर मेरे दिमाग में आई थी कि गरीब होना ख़ुद में बेइज्जती की बात है। मेरी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी के बहुत साल गुजरने लगे थे, जो मुझे एक भी खुशी अब तक नसीब नहीं हुई थी, बल्कि सारी ज़िंदगी गरीबी में ही गुजरी थी। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को गरीब से घर में पाया, उस घर में जिस घर में मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा भाई और मैं रहती थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था और उसके अलावा मेरा और कोई भी भाई बहन नहीं था। मेरी माँ पापा पढ़े लिखे नहीं थे। माँ घर संभालती और पापा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पालते। उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से ना तो मैं पढ़ाई कर पाई और ना ही मेरा भाई। मेरे पापा एक बहुत कठोर इंसान थे, जिनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो गुस्सा हम तीनों पर उतारता, क्योंकि किसी और पर पापा का बस नहीं चलता था। हम लोग गरीब थे, तभी मेरी माँ और मेरे पापा के रिश्तेदारों का हमारे घर पर आना जाना ना के बराबर था। मेहमान भगवान होते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो वह शैतान बन जाते हैं, जिनकी खातिर वगैरह के लिए हमें किसी से उधार लेना पड़ता था। तभी मेहमानों के ना आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ज़िंदगी यूं ही कठोर आजमाइश हो और परेशानियों में गुजरती जा रही थी, जबकि मेरा भाई 16 साल का हो चुका था जब मेरे पापा का देहांत हो गया। कठोर दिल की ही सही, मगर वो हमारे पापा थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके हमें पाला, और अब उनका साया हमारे सर के ऊपर से चला गया था। पापा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसकी वजह से माँ बीमार रहने लगी। पहले मैं बुनाई सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी थी। अब बुनाई और सिलाई का वक्त मुझे नहीं मिल पाता था और अब मैं पहले जैसे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। भाई अभी 16 साल का था, उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम ढूंढना शुरू कर चुका था, क्योंकि कुछ न कुछ कमाना तो था ही ताकि पेट भरा जा सके।
एक हफ्ते में उसे मजदूरी मिल गई। सारा दिन चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम करता और फिर शाम को वापस घर आ जाता तो कि रोज़ उसे इतने पैसे तो मिल जाते थे कि 2 वक्त का खाना बन सके और माँ के लिए दवाइयाँ ला सके। ज़िंदगी अब यूं ही गुजरने लगी थी। मैं 23 साल की थी जबकि मेरा भाई 18 साल का हो गया। उसने बताया था कि वो एक वर्कशॉप में काम करता है जहाँ का मालिक अच्छा है। उस शाम को 7 बजे के बाद घर वापस आता था। मुझे परेशानी तो होती थी लेकिन वो मुझे तसल्ली दे देता था कि वो अच्छी जगह पर काम करता है, जिस पर मैं कुछ मुतमईन भी हो गई थी। उसने जो 3,000 रुपये दिए थे उससे हमारे 10 दिन गुजर गए थे। आज उसे वर्कशॉप के मालिक से पैसे मिले थे और मैंने उससे कहा था कि आते हुए सब्जी वगैरह लेती आना तो मैं खाना बना लूँगी, जिस पर वह कहकर चला गया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और घर का सौदा भी वही लाता था। वह 7 बजे के बाद घर आ जाता था, तभी मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 7 बजे के बाद 9 बज गए। मेरा भाई विशाल अभी तक नहीं आया। मुझे परेशानी होने लगी थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। मैंने आज रात का खाना अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बाज़ार जाकर सब्ज़ी वगैरह ख़रीद कर लाती। अपने भाई विशाल का इंतज़ार था कि वो आए और सब्ज़ी लेकर आए तो मैं खाना बना लूँ। मैं और मेरी माँ परेशानी से दोपहर से भूखी बैठी हुई थी। पैसों की बचत के लिए हम सिर्फ 2 समय का ही खाना बनाते थे। तब दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। यही वजह थी कि भूख से मेरा और मेरी माँ का बुरा हाल था। भूख लगने के साथ साथ मुझे मेरे भाई की भी फिक्र हो रही थी कि वो ना जाने किस हाल में होगा। कई बार गली से होकर देख कर आई थी लेकिन उसके आने का कोई भी नामो निशान नहीं था। मुझे तो उसकी वर्कशॉप कभी पता मालूम नहीं था क्योंकि ना कभी मैंने उससे पूछा था और ना ही उसने बताने की तकलीफ़ की थी। तभी मुझे और ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। उसका इंतज़ार करते करते हमें रात के 2 बज चुके थे। मैं और मेरी माँ अभी तक भूखी बैठी भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो जब तक घर नहीं आया था, दरवाज़ा बजा तो मैं खुश हो गई कि शायद विशाल आ गया है। मेरी माँ ने कहा कि जाओ जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, विशाल होगा। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई कि भाई आ गया है तो उसे ज़्यादा देर दरवाजे पर खड़ा नहीं होने दूंगी। उसके आने की खुशी और परेशानी कम होने पर मैंने तेज़ी से बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया कि उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। इस समय तो वही घर पर आया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सामने 4 लड़कों को देखकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो कौन थे और कौन नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तभी मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और मैंने तेज़ी से दरवाज़ा बंद करना चाहा ताकि वो लोग अंदर ना आए। लेकिन उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ही दरवाजे में अपना पैर दे करके मेरी तरफ धकेला तो मैं झटक कर पीछे हुई और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ भागने लगी। माँ भी हाँफती हुई काँपती हुई मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन उनका मेरी तरफ पहुँचने से पहले ही उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे अपने हाथों से पकड़ा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। मैं शोर मचाना चाहती थी ताकि मोहल्ले में से कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। मेरी माँ ज़मीन पर गिर गई और फिर उठ भी नहीं पाई। वो बस मुझे देखती रही। पहले ही बीमार थी, मेरी मदद नहीं कर सकती थी। वो लड़के मुझे घसीटते हुए गाड़ी में अपने साथ बिठा कर ले गए। मैंने जब शोर मचाना चाहा, लेकिन तभी उसमें से एक लड़के ने मेरे हाथ को टाइट से पकड़ा तो मैं रोने लगी। वो बोला कि अगर तूने ज़रा भी शोर मचाया तो तेरी इज्जत यहीं पर तार तार करके तुझे फेंक देंगे। उनकी धमकियों को सुनकर मैं डर कर रह गई। वो 4 लड़के थे, ताकत में मुझसे कई गुना ज़्यादा बड़े थे। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे मेरे साथ और मैं अपना बचाव नहीं कर पाती। मैं डर से चुप रह गई और मैंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया क्योंकि मुझे अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी थी। दिल माँ के लिए परेशान था तो दिमाग आने वाले अंजाम से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। हमारे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जो हमारा दुश्मन बनता। मैं इन्हीं सोचों में थी कि तभी गाड़ी झटके से रुकी। बाहर जब मेरी नज़र पड़ी तो यह कोई सुनसान और वीरान इलाका था। वो लोग मुझे गाड़ी से उतारकर एक कच्चे और पुराने घर में लेकर आ गए और फिर मुझे कच्चे कमरे में ले गए। डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं दिल ही दिल में मंत्र का जाप करके भगवान से अपने और अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। कमरे में लाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और बोले कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक इस लड़की के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। पता नहीं उनका क्या मकसद था और किस मकसद को पूरा करने की वजह से यह मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि शायद मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। इस बात का एहसास होते ही मैं बहुत रोने लगी।
उनका कोई साहब था जो उनसे पहले मुझे बर्बाद करता और फिर मुझे अपने उन आदमियों के आगे डाल देता। डर की वजह से मेरा रंग पीला पड़ने लगा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए अपने सामने खड़े लड़के को ज़ोर से धक्का दिया और मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना मुझ पर ही भारी पड़ गया। दूसरे लड़के ने मेरे बालों को ज़ोर से पकड़ा और मेरे बालों को खींचने लगा। बाल खींचने की वजह से मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई। उस लड़के ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया तो मैं ज़ोर से दीवार से टकराकर नीचे ज़मीन की गिर गई। मेरी चीख बहुत दर्द भरी थी। उसने कहा कि भागने की कोशिश करती है, जान ले लूँगा तेरी। जिस लड़के को मैंने धक्का देकर भागने की कोशिश की थी, उसने मेरे सामने आकर खड़े होकर बेहद गुस्से से कहा, जिस पर मैं डर कर दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ने लगी और उनसे विनती करने लगी कि वो मुझे जाने दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे उठाकर ले आए हो? मैं उनकी मिन्नतें कर रही थी, अब मगर उनमें से किसी ने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे यूं ही रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। मैं जो पहले ही अपने भाई के लिए परेशान थी, अब मुझे अपनी जान और इज्जत के लाले पड़ गए थे। मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर रोती हुई बैठी रही और यहाँ से निकलने के तरीके सोचती रही, लेकिन इस कच्चे कमरे में एक ही दरवाज़ा था जो बाहर से बंद था और कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी जिसके जरिए मैं यहाँ से बाहर जा सकती थी। यही सब सोचते हुए परेशान होते हुए कुछ देर गुजरी थी जब वो लड़का वापस आया और वह बहुत खुश था और खुश होते हुए बोला कि साहब आ गए हैं। उनकी बात सुनकर डर की वजह से मेरा दिल धक धक करने लगा कि पता नहीं कौन होगा, कितना डरावना और कठोर होगा और पता नहीं मेरा क्या हाल कर देगा। इन्हीं सब डर की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने अपने आंसू अंदर ही कहीं उतारते हुए आंखें मीच कर खोली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने खड़े इंसान को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो तो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा के दोस्त का बेटा रोहित, जो मुझसे बड़ा था और इस वक्त 28 साल का था। अनपढ़, आवारा और बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाला रोहित, जिसे मैंने कभी कभार ही देखा था। वो मेरे पापा के दोस्त का इकलौता बेटा था। उनके अलावा उनकी 3 बेटियां थीं। हमारे मुकाबले पापा के दोस्त का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता था, जिसकी वजह से क्योंकि जब मैं 18 साल की हुई थी तभी मेरे पापा के दोस्त मेरे लिए रोहित का रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जब मेरे पापा ने मुझसे रजामंदी पूछी तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा के दोस्त की वाइफ बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, जो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी और हमें अक्सर कम हैसियत होने के ताने मारा करती थी। हम गरीब थे तो इसमें हमारी क्या गलती थी? दौलत और अमीर इंसान की किस्मत में लिखी होती है। अगर वह हमारी किस्मत में नहीं थी तो हम बेकार तो नहीं हो गए थे। मगर पापा के दोस्त की वाइफ हमें बेकार ही समझती थी। यही वजह थी कि मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मेरे इनकार को वजह बनाकर उन्होंने हमसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और हमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था कि मेरी वजह से पापा से उनके दोस्त छूट गए, मगर उनके ताने और बेइज्जती सहने से बेहतर तो यही था रोहित को उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, या फिर वो खुद ही मेरे सामने नहीं आया था। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वो रिश्ता रोहित की मर्जी से लाया गया था या फिर पापा के दोस्त की मर्जी पर। इन सब को मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन अब रोहित को अपने सामने देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था और उसे देखकर मुझे अब लग रहा था कि शायद उसने मुझसे शादी से इनकार का बदला लेने के लिए मुझे किडनैप करवाया और अब वह जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। यह एहसास होते ही मैंने तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। लेकिन तभी रोहित उसके पास खड़े लड़कों को कहने लगा, तुम लोग जाओ यहाँ से। रोहित ने कठोर अल्फाज में उनसे कहा। मगर साहब, उनमें से एक ने कुछ कहना चाहा। तभी रोहित ने उसे घूर कर देखा, जिस पर वो सर झुकाकर फौरन बाकी लड़कों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और रोहित अकेले ही रह गए थे और डर की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाकर छुप जाऊँ। वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं डर की वजह से उठकर खड़ी हुई और उससे कहने लगी, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। बता दिया ना कि तुम एक आवारा बदतमीज़ लड़के हो जिसे बेबस लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की आदत है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही पापा की दोस्त की बेटी को अगवा करवा कर उसकी इज्जत को ख़तरे में डालते हुए। मैं एक सांस में यह सब रोहित को कहती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ आगे क्या करता।
लेकिन मेरे अंदर जो भी था मैंने पूरी भड़ास उस पर निकाल दी। मुझे अंदर से बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उससे यह सब कहा। मैंने कहा वो मुझे जो मर्जी नुकसान पहुंचा देते, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने कहा मैं सब समझ गई, तुम मुझसे शादी न करने का बदला ले रहे हो ना। तुम इतने घटिया किस्म के इंसान निकलोगे मुझे पता नहीं था। मैंने बहुत नफरत भरे अल्फाज से कहा। तभी रोहित ने कहा, अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है, वही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती होगी। मैं तुम्हें कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे शादी से इनकार किया ना, मैं तुम्हें किसी से शादी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। रोहित ने भी जहर उगलने वाले अल्फाज में कहा। उसके अल्फाज इतने कठोर थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी थी। इतना कहकर वह गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का कमरे में आया तो मैंने अपनी बर्बादी के खौफ से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुझे घूरता हुआ हाथ में पड़ी खाना को वो रख कर बाहर चला गया, जिस पर मैंने तेजी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खाने की तरफ बढ़ी। पहले मैंने सोचा कि कहीं खाने में कुछ मिलाया हुआ ना हो, लेकिन भूख से इतना बुरा हाल था कि मैं अंजाम की परवाह किए बिना खाना खाने लगी। वैसे भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था तो वो लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे। खाना खाकर मैं अपनी माँ और भाई के बारे में सोचते सोचते मैं वहीं सो गई थी। फिर मेरा हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त इसी डर के साथ गुजरने लगा कि अभी कोई आएगा और मैं बर्बाद होकर रह जाऊंगी। रोहित उस दिन के बाद मेरे सामने नहीं आया था, ना ही उन लड़कों में से कोई और मेरे पास आया था। अब उनकी जगह एक नया लड़का था जो मेरे भाई विशाल की उम्र का था, और वही मुझे रोज़ 3 वक्त का खाना दे देता था। कमरे में मेरे लिए कपड़े भी रख दिए गए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरा दिल और दिमाग अपनी परेशानी और अपने भाई और माँ की फिक्र में उलझ कर रह गया था। वो 4 लड़के जो मुझे घसीट कर यहाँ पर लाए थे, तो मुझे लगा था कि उनकी नीयत और इरादे ख़राब हैं, और जब उन्होंने अपने साहब के बारे में बात की तो मुझे उनकी नीयत पर यकीन हो गया था कि मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आकर रोहित को देखूंगी, ऐसा कुछ मेरा दिल और दिमाग में भी नहीं था। उस दिन की कठोर बातों के बाद मेरा रोहित से दोबारा सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो मेरे सामने आया ही नहीं था। ऐसे जैसे वो मुझे यहाँ पर लाकर भूल गया हो। एक तरफ से मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत महफूज थी, जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर करते करते 10 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे उस कमरे से आज़ाद नहीं किया गया जिसमें मैं रहकर बोर हो गई थी और किसी न किसी तरीके से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर मुझे कैद हुए 10 दिन हो चुके थे। शाम का वक्त था, तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाले इंसान को देखकर मैं चौंकने के साथ साथ हैरान भी रह गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जिसका यहाँ पर आने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अपनी माँ को देखकर मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्हें बताने लगी कि यहाँ दिन मैंने कितनी परेशानी और मुश्किलों से बिताए हैं। हाँ, यह सच है कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दी गई, लेकिन जितनी परेशानी में मैं रही थी, या तो मैं ही जानती हूँ या मेरे भगवान ही जानते हैं। मेरी माँ मुझे तसल्ली देते हुए मुझे बाहर ले जाने लगी, और यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि बाहर कोई भी नहीं था जो रोक लेता, बल्कि जो लड़का मुझे खाना देने के लिए रुका हुआ था वो गाड़ी में हमें उठाकर घर छोड़कर गया था। घर पहुंची तो इस ख्याल से डर गई कि अब तक तो मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई होगी और अब ना जाने लोग क्या बातें बनाएंगे। मेरी माँ बहुत ज़्यादा सुकून से थी और यही बात मुझे उलझा रही थी। घर में मुझे कहीं भी विशाल नज़र नहीं आया था, तो मैंने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा, लेकिन माँ ने मुझे टाल दिया कि सुबह मिल लेना। आज वह घर पर नहीं आया और मैं फ़िक्र ना करूं, सब ठीक है। मैं इत्मीनान होकर अपनी माँ के कमरे में सोने के लिए लेट गई। कई दिनों तक उस अनजान कमरे में डर की वजह से मैं सो भी नहीं पाई थी, और आज अपने ही घर में खुद को महफूज पाकर कुछ ही पलों में गहरी नींद में उतर गई थी। अगले दिन मैं जल्दी जगी थी। नाश्ता वगैरह बनाकर मैंने खुद भी किया और माँ को भी करवाया, लेकिन विशाल अभी भी घर नहीं आया था। खैर, मैंने माँ से पूछना चाहा कि मोहल्ले वाले न जाने क्या बातें बनाएंगे, और यह भी पूछा कि उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे, और साथ ही मैंने माँ को रोहित के बारे में बताना चाहा कि यह सब उसने किया है। मगर मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे तसल्ली देते हुए तैयार होने को बोलने लगी कि चलो नहा धो लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं बाथरूम गई और नहा धोकर तैयार हो गई तो वो मुझे लेकर बाहर आ गई। उन्होंने ऑटो रिक्शा किया और मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ खामोश थी।
अगले 1 घंटे में हम अस्पताल में थे। यहाँ आकर मेरा दिल घबराया, मगर मेरी माँ मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में हम एक कमरे में बाहर खड़े थे, लेकिन जब मैंने कमरे में झांका तो यह देखकर हैरान रह गई कि सामने ही बेड पर रोहित लेटा हुआ था और काफ़ी हद तक जख्मी भी था। उसके पास रखी कुर्सी पर उसकी माँ बैठी हुई थी। मेरी माँ उसकी हालात पर आंसू बहा रही थी, मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ बुरा करते करते उसके साथ बुरा हो गया। मैंने अपनी माँ को रोने से रोका और बताया कि रोहित ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, जिस पर मेरी माँ ने मुझे डांटा और बहुत नर्म लहजे में रोहित से हमदर्दी जताते हुए मुझसे कहने लगी, विशाल किसी वर्कशॉप में काम करता था, मगर सारे पैसे घर पर नहीं देता था, बल्कि वो जुआ खेलने लगा था। जुए में पैसे लगातार हार जाता, लेकिन अगली बार फिर मैंने लगातार वह जुए की बुरी लत का बहुत बुरी तरह से शिकार हो गया था। सब उसके बुरे दोस्तों की बुरी संगत का असर था। वो हमसे छुपाकर ये सब करता था, तभी घर में हम सब भूखे होते थे। और यही नहीं, वो नशा भी करने लगा था। लेकिन एक दिन वह रोता हुआ रोहित के पास गया, क्योंकि हमारा रिश्ता बेशक रोहित और उसके घर वालों के साथ ख़त्म हो गया था, मगर विशाल रोहित से बात करता था, क्योंकि वो रोहित को बहुत अच्छा समझता था। और वो वाकई बहुत अच्छा था, क्योंकि तुमसे शादी ना होने के बाद वो बहुत सुधर गया था, अच्छी जगह नौकरी करने लगा था। लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसने रोते हुए रोहित को बताया कि जुए में आज काफ़ी सारे पैसे हार गया। जब देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो जोश में उसने तुझे देने का फैसला कर दिया। मेरी माँ ने बताया तो मैं हैरान होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी माँ फिर से बोलना शुरू हो गई। उसके बाद रोहित ने मुझसे बात की और अपना प्लान बताया। तुम्हें बचाने के लिए रोहित ने झूठा नाटक किया और कुछ लड़कों के जरिए तुम्हें अगवा कर लिया। उस रात जिस रात तुम्हें लेने के लिए आने वाला था, विशाल को रोहित ने कहीं छुपा दिया था, ताकि उसे वह लोग नुकसान न पहुंचा सके। उसके बाद रोहित मुझे अपने घर ले गया और पूरे 10 दिन में वहीं रही, और विशाल रोहित के साथ किसी सुरक्षित जगह पर था। रोहित ने तुम्हें इसलिए छुपाया था ताकि वो लोग तुम तक न पहुंच सके, और फिर उन लोगों पर केस कर दिया कि उसने तुम्हें अगवा किया हुआ है, क्योंकि उसने विशाल को धमकी दी थी कि उसकी बहन को उठा लेगा। पुलिस को उसके खिलाफ और भी सबूत मिल गए। जुआ खेलने और चोरी चकारी पर उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और ऐसे ही 10 दिन में ही यह सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उन लड़कों में एक का बाप सेठ था। उसने रोहित का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वो आज अस्पताल में पड़ा है, और सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें और हमें उससे महफूज करना चाहता था। विशाल को अभी कुछ दिनों तक लापता ही रहना होगा, वरना उसे भी पुलिस पकड़ लेगी। सब ठीक हो जाने पर 3 महीने के अंदर वो भी घर वापस आ जाएगा। मेरी माँ सारी बात बताकर जब चुप हुई तो मैं बहुत रोने लगी। मैंने रोहित को इतना गलत समझा था। उसने तो मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं अपनी माँ के साथ कमरे में गई। पापा के दोस्त और उनकी वाइफ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था, जिस पर मुझे बहुत खुशी हुई। रोहित नींद से जागा तो मैंने उसका धन्यवाद किया, जिसने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया था। मैं उसका एहसानमंद रही थी, जिस पर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला कि जिससे मोहब्बत हो उन पर एहसान नहीं किए जाते, बल्कि यह तो मोहब्बत करने वालों के ऊपर फ़र्ज है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी दिलो जान से हिफाजत करे। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, तभी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं चुप हो गई और फिर उसका शुक्रिया अदा करके मैं माँ के साथ घर वापस आ गई। 3 महीने बाद विशाल भी घर वापस आ गया। मेरे पापा के दोस्त की वाइफ एक बार फिर मेरा रिश्ता लेकर घर पर आई, और इस बार हमने मना नहीं किया, जिस पर 2 महीने के अंदर अंदर मेरी और रोहित की शादी हो गई। विशाल भी सुधर गया था और रोहित ने किसी अच्छे काम पर लगवा दिया था। विशाल ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, जिस पर मैंने उसे और इन सब को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर दिया। अब मैं चैन और सुकून से थी, और अब मैं रोहित के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर रोहित ना होता तो मेरा क्या होता, मगर भगवान का करम था कि उसने मुझे रोहित जैसा हमसफ़र दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 5 साल बीत गया। इन 5 साल में मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। जब मैं और मेरे पति ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पति कभी बाप नहीं बन सकते, प्रॉब्लम आपके पति में है। जब मेरे पति को यह बात पता चली तो वह बहुत उदास हो गए, लेकिन मैंने उनका हाथ थाम कर कहा कि अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं बच्चे के बिना भी आपके साथ बहुत खुश हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए कि तभी अचानक से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आया। एक दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी सास अपनी सहेली के घर गई थी और मेरा पति ऑफिस में था।
दोपहर के करीब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। जेल से छूटने के बाद वह लोग मुझे ढूंढ निकालते हैं और मुझ तक पहुंच जाते हैं, और उन लोगों की जो कसर होती है वह मेरे जिस्म से पूरा वसूल लेते हैं। वह लोग एक एक करके मेरे करीब आते हैं और कहते हैं कि जीत का मज़ा अब आएगा। हमने तुम्हें जीता था और बिना तुम्हें हासिल किए जेल चला गया। मैं उन सब से हाथ जोड़कर माफ़िया मांगती हूँ, पैर पड़ती हूँ, लेकिन भला उन लोगों को मुझ पर रहम क्यों आता? मेरे अपने सगे भाई ने ही तो उनके आगे मुझे परोस दिया था। मेरे खुद के भाई को मुझ पर रहम नहीं आया, तो भला वह लोग तो गैर थे। उन लोगों से शिकायत कैसी? मैं अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाने लगी। जब वह लोग अपनी हवस मिटाकर मुझे जंगलों में फेंक दिए तो मैं बहुत बुरी हालात में थी। मेरे पति को जब पता चला कि उन लोगों ने मुझे उठा लिया है तो उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझ तक न पहुंच पाया। मेरा पति पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगा। आखिर उसके प्यार ने मुझे ढूंढ ही लिया, लेकिन मैं ऐसी हालात में थी कि मैं अपने पति से नज़रें भी ना मिला पा रही थी। मेरा पति मुझे गोद में उठाया और सीधा हॉस्पिटल लेकर भागा। मेरी इतनी बुरी हालात थी कि मैं आईसीयू में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। लेकिन शायद मुझे जीना था, मेरी ज़िंदगी में और भी आगे कहानी बाकी थी, इसलिए भगवान ने मुझे ज़िंदगी दे दी और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया। जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया था उन लोगों का कोई पता नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर तो मेरी जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। मैं अपने आप को दीवार में पटकने लगी, खुद को चोट पहुँचाने लगी कि क्या मुझे नई ज़िंदगी इसके लिए मिली थी। मेरे पति को जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, अनु, तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाओ, मैं उसे अपना नाम दूंगा, उसे मैं अपना बच्चा मानूंगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कभी नहीं लाऊंगी। मैंने गुस्से से एक नज़र अपने पति पर डाला और चीखते हुए उनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाप नहीं बन सकते हो, इसलिए इस बच्चे को इस दुनिया में लाने को कह रहे हो। तभी वह कहने लगा, नहीं नहीं अनु, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम पूरी दुनिया को यह बताएंगे कि ये हमारा बच्चा है, या बच्चा तुम्हारे पेट में है, या बच्चा तुम्हारे खून से बनेगा। तुम मेरी बात को समझो, मैं कभी इस बच्चे को लेकर तुम्हें ताना नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं उन लोगों को भूल जाऊं, मैं उन सबको सज़ा दिलवा कर रहूँगी और इस बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं लाऊंगी, क्योंकि इस बच्चे को देखकर मुझे उन लोगों का घिनौना चेहरा सामने आएगा। मैंने अपने पति से मुंह फेर ली। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहिए या नहीं? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।